इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो, इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो। खुद दुआओं से दामन सवर जाएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ख्याल कीमती है, यूं न जाया करो, अश्कों को न बेवजह बहाया करो। मुंतज़िर हो खुदा की फ़क़त याद में, भूल करना किसका दिल दुखाया करो। मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल कुसान, मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल कुसान। रूह में वो ताकत भर जाएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजयोगा मेडिटेशन के दूसरे सत्र में। वेलकम है। तो आज हम ये बड़ा सुंदर गीत सुन रहे थे, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। हम खूबसूरती की जब बात करते हैं तो हमेशा कोई फिजिकल चीज सामने आती है, लेकिन परमात्मा सिखाते हैं कि तुम अंदर से भी बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारे विचार, तुम्हारी रियल ब्यूटी जो है वो हमारे विचारों में है। तो अपने विचारों को सुंदर बनाएं, और उससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? ये कल के सत्र में हमने समझा कि हमारे विचारों का सबसे ज्यादा असर वो हम पर पड़ता है। हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, हमारा शरीर, हमारा परिवार, है ना, हमारी सिचुएशंस, सब पर असर पड़ता है। इसलिए इन विचारों को बहुत खूबसूरत बनाना, इतना खूबसूरत कि जो हमारे ख्याल होंगे, गीत में हम सुन रहे थे, हमारे सपने भी वैसे ही आएंगे, है ना। तो सिर्फ आसपास का ही वातावरण नहीं, लेकिन हमारे स्वप्न भी जैसे सुंदर बनते चले जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने, कैमरे सबके खुले हुए हैं, खुशनुमा चेहरे दिखाई दे रहे हैं, और खुशी होती है जब हम अपने जीवन में एक पॉजिटिव चेंज को अनुभव कर रहे होते हैं, है ना। हमने होमवर्क किया होता है आप सभी गॉडली स्टूडेंट्स हैं। परमात्मा के द्वारा जो आपको कल होमवर्क दिया गया था, उसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिला। आप में से बहुतों ने तो स्नैपशॉट भेजा हमको अपने होमवर्क का, जो आपने ग्रैटिट्यूड के लिए लिखा था। कईयों का वॉइस मैसेज आया, टेक्स्ट मैसेज आया
कि आपको कैसे इससे फायदा मिला। और सुनकर पढ़कर सब बहुत अच्छा लग रहा था कि एक ही दिन के सेशन से आपके जीवन में जो पॉजिटिव चेंज आया। तो सबका तो मैं यहाँ नहीं सुना सकती, लेकिन एक दो शेयर करूंगी। एक ब्रदर ने मुझे लिखा कि वैसे तो हमें मालूम था कि हमें नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, लेकिन कल विशेष जब इस पर ध्यान दिया तो पता चला कि हम वाकई ही न्यूज़ के थ्रू या ऐसे ही किसी के साथ भी गॉसिप करते रहते हैं, तो कितना कुछ जाने अनजाने में भी हमारे अंदर नेगेटिविटी चली जाती है, कितना समय और शक्ति हमारी वेस्ट होती है। तो मेरा सारा दिन अटेंशन रहा इस बात पर, और मैंने बहुत सारी चीजों को मन से नो किया कि ये मुझे नहीं लेना है, ये मुझे नहीं सुनना है। और उसके कारण मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा था। तो बहुत अच्छा लगा उनका अनुभव जान के। और ग्रेटिट्यूड के लिए तो आप सभी ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा कि उसको लिखने से सारा दिन अटेंशन रहा कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, और भी ज्यादा बातें आपको मन में आई कि इसके लिए भी हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। और ग्रेटिट्यूड हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि जो अच्छी बातें हुई उनके लिए लिखें। एक लेडी ने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया मुझे। उन्होंने कहा कि मैं आपका कल मेरे को कुछ बहुत जरूरी काम था, और वो मुझे जाना ही था उस काम के लिए, लेकिन मेरे ड्राइवर ने लेट कर दी। कई फोन करने पर तो वो पहुंचा, लेकिन जैसे ही हम निकलने लगे तो गाड़ी खराब हो गई। और उसके बाद मैंने कैब बुक करी तो दो बार कैब भी कैंसिल हो गई, और उसमें मेरा टाइम काफी चला गया, टाइम निकल ही गया। तो मैंने सोचा कि आज रहने ही देती हूँ, और आपका मैसेज आया हुआ था आज के सेशन के लिए। तो मैंने सेशन खोला, और मुझे इतना अच्छा लगा सेशन अटेंड करने के बाद कि सबसे पहले तो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि अगले 15 डेज मुझे ये सेशन जरूर डेली अटेंड करना है। और दूसरा, जब मैं रात को ग्रेटिट्यूड लिखने बैठी तो मैंने सबसे पहली बात ग्रेटिट्यूड के लिखी कि आज मेरी गाड़ी खराब हुई, उसका धन्यवाद। मेरा ड्राइवर लेट आया, उसका धन्यवाद। कैब बुक ही नहीं हो पाई, उसका धन्यवाद। तो मतलब कि ऐसे भी धन्यवाद के रीजन होते हैं कि हम हो, सिचुएशन ऐसी लग रही है कि नेगेटिव हो रहा है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ पॉजिटिव समाया होता है ना। तो आप में से भी बहुतों का अनुभव इस प्रकार का रहा होगा। तो उससे एक ये भी हमें मिलता है कि जरूरी नहीं जो अच्छा हो रहा है उसी के अंदर उसी के लिए हमें ग्रैटिट्यूड करना है, लेकिन ग्रैटिट्यूड हम एक्सप्रेस उन बातों के लिए भी कर सकते हैं जो भले ही शायद अच्छा ना भी हुआ हो। इसमें तो उनको अच्छा मिल गया, लेकिन ना भी हुआ हो, लेकिन उसके अंदर भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए हम कुछ अच्छा देख सकते हैं। एक ने मुझे लिखा कि मेरा अटेंशन सारा दिन इस बात पे रहा कि मुझे रात को डायरी में, ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखना है व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर। इसलिए आज सुबह से मैं ढूंढ रही हूँ, और हर बात में मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो देखिए आपका अटेंशन शिफ्ट हुआ। और बहुत इसके पीछे मैं कहूंगी कि साइंटिफिक रिसर्चेस भी हैं। ग्रैटिट्यूड सिर्फ मन से एक्सप्रेस नहीं करना है। ये जो आपको होमवर्क मिला है लिखने का, उसके पीछे साइंटिफिकली भी रिसर्च किया गया है। जब हम लिखते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर उसका इम्प्रिंट जाता है ना, हमारे वो जैसे छपता है हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे नए न्यूरॉन्स बनते हैं, हमारा अटेंशन शिफ्ट होता है। इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। तो आप में से कईयों को लगा होगा कि लिखने का काम क्या जरूरी थोड़ी है, लेकिन नहीं, इसको करके देखिए। करेंगे तो ही हमें बदलाव दिखेगा। ओके, तो चलते हैं हम आज के सत्र की ओर। आज हम जानेंगे, जैसे कल हमने समझा था कि आई एम द प्रोग्रामर ऑफ माई इनर वर्ल्ड। तो इन बातों को जानेंगे कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, अपनी पहचान की गहराई में जानेंगे। जानते तो हैं हम कौन है, लेकिन उसकी और गहराई को जानेंगे। और मेरा अंदर का वो वर्ल्ड, आंतरिक जगत, वो सॉफ्टवेयर क्या है उसको समझेंगे, और उसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है। तो आप सभी रेडी हैं? तो सीधे होके बैठे। मेरी आवाज ठीक आ रही है सभी को? ठीक आ रही है? Okay. सीधे होके बैठेंगे। अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या एक जगह एकाग्र कर लें। गहरी लंबी सांस लें, और सांस लेते हुए अपना ध्यान सांसों की ओर ले जाएं। महसूस करें आप ऑक्सीजन के साथ पॉजिटिविटी को इनहेल कर रहे हैं, और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए शरीर को रिलैक्स करते जाएं।
अपना मन चारों तरफ से हटाकर सांसों पर केंद्रित करें। गहरी लंबी सांस लें। पॉजिटिविटी को इनहेल करें। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए शरीर के साथ मन को भी रिलैक्स करें। इस एक दिन में मैंने अपने जीवन में पॉजिटिविटी को महसूस किया, एक पॉजिटिव चेंज महसूस किया, और मुझे खुशी है कि मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया। मैंने ये डिसीजन लिया। आज के इस सत्र को समझने के लिए, जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। इसलिए हम सभी दिल से आवाहन करते हैं परम पिता परमात्मा का, जो ज्ञान के सागर है। विजुअलाइज कीजिए, मन की आंखों से देखें कि परमात्मा सूर्य की तरह हमारे ऊपर अपना प्रकाश केंद्रित किए हुए हैं, और मैं उन किरणों के फोकस में बैठी हूँ। अपने ऊपर उस ज्ञान प्रकाश को आने दीजिए। महसूस करिए कि आपका मन बिल्कुल शांत हो रहा है, बुद्धि एकाग्र है, और आप पूरी तरह तन से, मन से, अपनी भावनाओं से आज के सेशन के लिए तैयार हैं, एकाग्र हैं। ओम शांति। तो आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। सभी अपनी नोटबुक पेन लेकर बैठे होंगे जरूर। नहीं बैठे हैं तो ले आइए। तो आज जो हमारा सत्र है, खुद के बारे में, मैं कौन हूं। तो जब हम जनरली पूछते हैं कि मैं कौन हूं, हु एम आई, तो अंदर से क्या जवाब आता है? कोई भी अपने इंट्रोडक्शन में क्या बोलता है? क्या बोलते हैं? अपना नाम बताते हैं, अपनी नेशनैलिटी बताते हैं। मेरा नाम ये है, मेरी नेशनैलिटी ये है, मेरी क्वालिफिकेशंस ये है, मेरी एज ये है, मेरी पोजीशन ये है, मेरा जेंडर ये है, मेरा धर्म ये है ना? यही सब कुछ बताते हैं। पूरा आधार कार्ड सामने आ जाता है, बायोडाटा सामने आ जाता है। लेकिन आपने ध्यान किया हो, मैं कौन हूं? हम देखिए दो शब्द सारे दिन में बहुत यूज करते हैं, मैं और मेरा। डेफिनेटली इन दोनों शब्दों में फर्क तो होगा ना। जब मैं कहती हूँ मैं कौन हूं, उसके आंसर में हम क्या बोलते हैं? मेरा नाम, मेरा देश, मेरी पोजीशन। तो ये तो सब मेरा मेरा है ना। तो मैं कौन हूँ? डेफिनेटली इससे कुछ अलग होगी, क्योंकि जब हमने इस शरीर में जन्म लिया तो हमारे माता पिता ने हमारा कुछ नाम रखा। अब वो नाम भी आप देखो, कोई खुद ही चेंज कर लेता है, कई बार कोई स्पेलिंग चेंज कर लेता है, कई बार शादी के बाद चेंज हो जाता है नाम, है ना? तो नाम बदल जाता है। देश भी आज कोई बदल सकता है। हमारा पद जो वो भी चेंज होता रहता है। हमारी क्वालिफिकेशंस भी बढ़ती रहती हैं, है ना? हम धर्म भी चेंज कर सकते हैं आज तो। और साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आजकल तो जेंडर भी चेंज कर सकते हैं। क्या नहीं चेंज कर सकते? तो जो चीज बदलती रहे वो मैं कैसे हो सकती हूँ? ये सब मेरी है। तो मैं कौन हूं? तो इसको समझते हैं कि मैं कौन हूं, ये इनमें से कोई नहीं, ये सब कुछ मेरा है। तो पहले तो ये बिल्कुल क्लियर करें। दो हम इसको अपने इंट्रोडक्शन में कहते हैं, लेकिन मैं कौन हूं? मैं ये हड्डी मांस का शरीर भी नहीं हूं। क्योंकि जनरली जब हम शीशे में देखते हैं तो अपने आप को क्या कहते हैं? ये मैं हूं, है ना? लेकिन ये भी, इसके लिए भी क्या कहते हैं? ये मेरा शरीर है। मैं शरीर हूं ऐसा तो नहीं बोलते ना। मेरे शरीर में दर्द हो रहा है तो ये भी मेरी बिलोंगिंग हुई। मैं हड्डी मांस से बना हुआ शरीर नहीं हूं, ये तो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है।
तो फिर मैं कौन हूं? तो फिर कई बार हम कह देते हैं मैं ह्यूमन बीइंग हूं। तो अब ह्यूमन बीइंग का क्या मतलब है? देखिए, ये दो शब्दों से बना है ह्यूमन बीइंग। ये 5 तत्वों का जो शरीर है, हड्डी मांस का शरीर, जब इसमें चैतन्य शक्ति, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते हैं, जब वो प्रवेश करती है तो ह्यूमन बीइंग कहलाता है, जीव आत्मा। जीव अर्थात शरीर, और आत्मा अर्थात वो चैतन्य शक्ति। आप उसको सोल कह सकते हैं, बीइंग कह सकते हैं, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन जो है वो वर्ड से आया, ह्यूमस वर्ड से, जिसका मतलब होता है मिट्टी। तो मिट्टी का शरीर, और बीइंग वो कॉन्शियस एनर्जी, वो कॉन्शियस लाइट, जिसको आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, सोल कहते हैं, है ना। जब वो चैतन्यता इस जड़ शरीर में प्रवेश करती है तो ह्यूमन बीइंग कहलाता है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको इसको समझाती हूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति सड़क पे जा रहा है और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, काफी उसकी ब्लीडिंग हो रही है। अब डॉक्टर्स जब देखते हैं तो कहते हैं तो ऑपरेशन थिएटर में इनको लेकर जाओ। और ऑपरेशन थिएटर पे मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है उस व्यक्ति की। हाँ, तो अभी थोड़ी देर पहले तो उसके नाम की फाइल बन रही थी, मिस्टर सो एंड सो। और जैसे ही डेथ होती है तो डॉक्टर कैसे एड्रेस करते हैं? डॉक्टर कहते हैं टेक द बॉडी आउट। बॉडी हो गया वो, है ना, हम सब जानते हैं इस बात को। तो पहले मिस्टर सो एंड सो थे, लेकिन अभी वो बॉडी हो गए। बॉडी को कब लेके जाएंगे? अंतिम संस्कार करने के लिए, है ना। कोई ये नहीं कहता कि पिताजी को कब लेकर जाएंगे, कहेंगे बॉडी को कब लेकर जाएंगे, क्योंकि पता है जिनको हम पिताजी कहते थे, भले शरीर सामने पड़ा है, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं? फोन करके कहेंगे कि पिताजी चले गए, पिताजी शरीर छोड़ के चले गए, ऐसा बोलते हैं ना। तो शरीर वही है, लेकिन वो जो कॉन्शियस लाइट थी, जो एनर्जी थी, जो जिससे वो शरीर कार्य कर रहा था, वो चली गई। तो उसको आत्मा कहते हैं। तो हम सब कौन है? आत्मा है ना। आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही सोचती है, आत्मा ही समझती है, आत्मा ही महसूस करती है। ठीक है। तो हम वो लाइट है, हम शरीर नहीं है। इसीलिए आप देखो, जब कोई चला जाता है, उसकी बॉडी रखी होती है, तो उसको क्या कहते हैं? अर्थी। अर्थी, अ प्लस रथी। इसका क्या मतलब? वो अ मतलब विदाउट, रथी मतलब रथ को चलाने वाला। तो शरीर जैसे एक रथ है, और उसको चलाने वाला जो ड्राइवर था, रथी, उसके विदाउट, विदाउट ड्राइवर जो शरीर है, उसको कहा अर्थी, है ना। देखिए, ये शब्द तो हम यूज करते आए, लेकिन इसके मतलब को शायद हमने नहीं समझा था। इसकी एक बहुत सुंदर एनालॉजी कि शरीर और आत्मा का क्या संबंध है आपस में, वो ड्राइवर और गाड़ी से मिलता है। जैसे गाड़ी कितनी भी महंगी हो, लेकिन अगर उसको कोई ड्राइवर ना चलाए तो वो किसी काम की नहीं है। इसी तरह शरीर क्या है? गाड़ी है। और आत्मा क्या है? उस शरीर को चलाने वाला ड्राइवर कह सकते हैं, उस शरीर को चलाने वाली शक्ति कह सकते हैं। इसको और बेहतर हम समझते हैं इस छोटे से वीडियो से। ध्यान से सुनिएगा इसको। एक कार और एक ड्राइवर का उदाहरण आत्मा और शरीर के मूल अंतर को समझने के लिए उपयोगी है। अगर आप अपने शरीर को एक कार मान लें, तो आप आत्मा इसका ड्राइवर हैं। जैसे ड्राइवर गाड़ी को नियंत्रित करता है, घुमाता है या रोकता है, वैसे ही आत्मा शरीर की विभिन्न गतिविधियां करती है। कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, बिना ड्राइवर के नहीं चल पाती। जैसे ड्राइवर गाड़ी को नियंत्रित करता है, ठीक वैसे ही आत्मा शरीर को नियंत्रित करती है। मैं ही वो हूं जो गले, मुंह और जुबान का उपयोग कर बोलती हूं। मेरे निर्देश पर ही खाने पीने की क्रियाएं चलती हैं। इसी तरह मैं आत्मा कानों द्वारा सुनकर आवाजों को ग्रहण करती हूं। अगर शरीर को कोई कुछ छू जाता है तो त्वचा द्वारा मैं ही महसूस करती हूं। और मैं आत्मा
आंखों द्वारा देखती हूं। प्रत्येक दृश्य या वस्तुओं को देखने वाली मैं आत्मा हूं। संक्षेप में, मस्तिष्क सहित समस्त शरीर के अंगों का उपयोग आत्मा ही करती है। तो आपने देखा कि आत्मा कहाँ निवास करती है? मस्तक के बीच में निवास करती है, इसीलिए कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता एक अजब सितारा ना। और आत्मा ही महसूस करती है सब चीजों को। आप देखिए, अगर शरीर में मान लीजिए उंगली पे भी छोटा सा चाकू से कट जाती है उंगली, तो कितनी उफ होती है ना, दर्द होता है। लेकिन जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो उस शरीर का पोस्टमार्टम किया जाता है और उफ भी नहीं करता शरीर। तो उस छोटे से कट को भी महसूस करने वाली कौन थी? आत्मा थी। अगर हमारा जरा सा कहीं से हाथ जल भी जाए तो कितनी परेशानी होती है, बार बार अटेंशन उधर जाता है। तो आत्मा को जैसे दर्द की महसूसता होती है, लेकिन जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो पूरे शरीर को जला देते हैं, लेकिन कुछ भी उसको वो उफ भी नहीं करता। तो हर चीज को महसूस करने वाली शक्ति कौन है? आत्मा, है ना। इसीलिए आप देखो, हमारे शरीर के अंदर जो चैतन्यता है, जो लिविंग फोर्स है, वो आत्मा है। सारे हमारे अंग जो चल रहे हैं, हमारे सिस्टम्स जो चल रहे हैं, आप देखिए, एक अच्छा भला इंसान अचानक से आत्मा शरीर छोड़ देती है तो वो डेड उसको कहा जाता है। अब ये आंखें जो हैं, क्या काम कर रही हैं? करेंगी उसकी, जो डेड पर्सन है उस शरीर में नहीं करेंगी, लेकिन उन्हीं आंखों को जब उस शरीर से निकाल कर किसी दूसरे जीवित व्यक्ति की आंखों में की जगह लगाया जाता है तो वो व्यक्ति देख सकता है उन आंखों से। इसका मतलब आंखें सही थी, दिल सही था, किडनी सही थी, लेकिन क्योंकि उस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, उस शरीर को जो चलाने वाली शक्ति है, वो मिसिंग है, जिसकी एब्सेंस में ये शरीर किसी काम का नहीं, ठीक ठाक होते हुए भी किसी काम का नहीं। तो इसलिए शरीर में जब तक आत्मा है तब तक ये शरीर है, नहीं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब दूसरी बात कि आत्मा का स्वरूप क्या है, उसको कॉन्शियस लाइट कहते हैं। इसीलिए जब कोई शरीर छोड़ के जाता है तो क्या कहते हैं? द लाइट हैज गॉन, है ना, वो प्रकाश स्वरूप जैसे निकल गया। लेकिन क्या कभी किसी ने आत्मा को शरीर में प्रवेश करते या मृत्यु के समय शरीर से निकलते देखा है? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि आत्मा इतनी सूक्ष्म है जो हमारी आंखों की देखने की कैपेसिटी से बाहर है। इन स्थूल आंखों से उसको नहीं देखा जा सकता। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे आपके घर में बल्ब होता है, ट्यूबलाइट होती है, अब वो जल रही है, ये अपने आप में प्रूफ है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर आप उसको तोड़ कर देखेंगे बल्ब को, तो क्या उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ये कॉमन सेंस है कि वो जल रहा है तो इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है। इसी तरीके से अगर आत्मा या शरीर को अगर हम कट ओपन करके ढूंढेंगे तो हमको नहीं मिलेगी। लेकिन दिल धड़क रहा है, ये शरीर चल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कॉन्शियस एनर्जी अंदर है। ठीक है, तो वन थिंग इज दिस। दूसरी बात, आत्मा होती कहां पर है? जिसे हम कहते हैं मस्तक के बीच में चमकता अजब सितारा। तो आत्मा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के मध्य में निवास करती है। अब आप कहेंगे वहीं पर क्यों निवास करती है? दिल में भी निवास कर सकती है, पेट में भी निवास कर सकती है। तो ड्राइवर कहाँ बैठता है? ड्राइवर कहाँ बैठता है? गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर ही बैठता है ना। बराबर वाली सीट पर या पीछे वाली सीट पर बैठकर ड्राइविंग कर सकता है? नहीं कर सकता। तो हमारे ब्रेन के अंदर आत्मा जो है ब्रेन में बैठकर वहां से, क्योंकि ब्रेन मास्टर ऑर्गन है ना, वहां से ही सारे ग्लैंड्स का, सारी बॉडी का जो है रेगुलेशन होता है। तो जैसे ड्राइवर उस सीट पर बैठता है जहां पर सारे कंट्रोल्स होते हैं, गियर का कंट्रोल, स्टेयरिंग का, है ना, हर चीज का कंट्रोल, ब्रेक का कंट्रोल। इसी तरह से इसलिए आत्मा जो है वो ब्रेन के मध्य में, जैसे यहाँ हम जहाँ मस्तक में बिंदी लगाते हैं, वहां से अगर 2 इंच अंदर ड्रिल करें यहाँ से, और ऊपर से 2 इंच अंदर ड्रिल करें, तो जो मीटिंग पॉइंट है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में, वो आत्मा का निवास स्थान है। वहां से बैठकर ब्रेन के थ्रू, ब्रेन तो हार्डवेयर है लेकिन आत्मा वो प्रोग्रामर है, ठीक है, जिससे वो शरीर की सारी कर्मेंद्रियों को और शरीर के सारे सिस्टम्स को चलाती है। ओके, तो आगे समझते हैं इस बात को जो हमने अभी समझा।
कि हम कौन है, हम आत्मा है, एक कॉन्शियस पॉइंट ऑफ लाइट हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में चमकते हुए। और आत्मा जिसके लिए कहते हैं अजर अमर अविनाशी है ना। और श्रीमद् भगवत गीता के भी दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में कहा जाता है, नैनम चित्तन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात आत्मा अजर अमर है, उसको शस्त्र कोई काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता और हवा इसे सुखा नहीं सकती ना। तो जो कुछ होता है, चाहे गीला होता है तो शरीर होता है, आत्मा नहीं हो सकती, जलता है तो शरीर जलता है, आत्मा नहीं जल सकती ना? तो आत्मा इन सब के प्रभाव से अलग है, जरूर शरीर में रहती है, लेकिन जो कुछ होता है, मरता कौन है, शरीर मरता है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अब जरा जो हमने समझा उसको ब्रीफ करते हैं। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। जो आत्मा की क्वालिटीज क्या है, ये निराकार है, ठीक है। निराकार का मतलब इसका कोई फिजिकल रूप नहीं है, ये इमॉर्टल है, अविनाशी है, जिसका कहते हैं ना, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये एटर्नल है, अनादि है, सदा से है, और ये कॉन्शियस है। शरीर में आत्मा है तो कॉन्शियसनेस है, और शरीर इसके विपरीत फिजिकल है, विनाशी है, क्योंकि हमारा बर्थ डेट भी है जब आत्मा इस शरीर में प्रवेश करी थी, और एक दिन हम सबने इस शरीर को छोड़ के जाना है। भले डेट हमको नहीं पता, बट लेकिन विनाश तो इसका होना ही है शरीर का। और शरीर जो है टेम्परेरी है, बर्थ और डेथ के बीच का इतना ही टाइम पीरियड है उसका, और ये जड़ है, ठीक है। ये जड़ है, इसके अंदर कॉन्शियस आत्मा प्रवेश करती है, तब हम ह्यूमन बीइंग कहलाते हैं। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, लाइक अगर हम सेल्फ की बात करें तो सोल जो है इनर सेल्फ है, और बॉडी जो है आउटर सेल्फ है। नाउ सोल इज द मास्टर ऑफ दिस बॉडी, और हमारी ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं ना, इसका भी कंट्रोलर है। ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो बात कहते हैं कि अ, हो गया हमसे, हमको पता ही नहीं चला, है ना, मैं चाहती नहीं थी लेकिन फिर भी कर दिया। तो क्योंकि हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं कि यू आर द मास्टर, आप मालिक हो अपनी कर्मेंद्रियों के। और इस ज्ञान को, इस समझ को जब हम जीवन में उतारते हैं, तो हम बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी चीजें जिस पर हम समझते हैं हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हम उस पर कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। तो ये जैसे अपने आप को सम्मान देना है, मैं मालिक हूं इन कर्मेंद्रियों का। लेकिन अब ये समझना है कि मैं आत्मा इस शरीर को कैसे चलाती हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर क्या है, मेरी आंतरिक शक्तियां क्या हैं। तो वो 3 शक्तियों के द्वारा मैं आत्मा, ठीक है। अब हम अपने आप के लिए कैसे बोलेंगे, मैं आत्मा अपने शरीर को इन 3 सूक्ष्म शक्तियों के आधार पर चलाती हूँ। वो 3 शक्तियां क्या है, मन, बुद्धि, संस्कार। आपने सुने भी होंगे ना। मन तो हम हर समय यूज करते हैं, मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है ना। तो मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं। मन है हमारे विचार करने की शक्ति, बुद्धि है निर्णय करने की शक्ति, और बुद्धि से निर्णय कर कर जो हम बार बार कर्म करते हैं, वो हमारे संस्कार बन जाते हैं, वो हमारी हैबिट्स बन जाती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा के कोई विभाजन है, ये 3 विभाजन है, हिस्से नहीं है। इट इज जस्ट लाइक कि मैं अदिति किसी के लिए माँ हूँ, किसी के लिए पत्नी हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की बहू हूँ, राइट। तो मैं हूं तो एक ही ना, लेकिन मेरे अलग अलग रोल हैं। इसी तरीके से आत्मा एक है, उसके कोई टुकड़े नहीं है, लेकिन आत्मा ही जब सोचने का कार्य करती है तो मन कहलाती है, जब निर्णय करती है तो बुद्धि कहलाती है। मैं आपको इन तीनों के बीच का एक कनेक्शन भी बताती हूँ, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। तो मान लीजिए आपने रात को डिसाइड किया कि मुझे कल से सुबह 5 बजे उठना है, थोड़ा मुझे एक्सरसाइज भी करनी है और मेडिटेशन भी करना है, तो मुझे 1 घंटे पहले उठना है। तो आपने रात को अलार्म लगाया ये सोच के, रोज हम 6 बजे उठते हैं लेकिन अब 5 बजे उठना है, पूरा अपने मन में निश्चय करके सोए। सुबह जब 5 बजे अलार्म बजता है तो आपके मन में एक विचार आता है। अब मन अंदर से बोलता है, अरे कल रात को कितना लेट हो गए थे सोने में,
ये आज उठना जरूरी है क्या, कल से भी तो शुरू कर सकते हैं, है ना। फिर बुद्धि उसमें इंटरप्ट करती है बीच में, कहती है नहीं, ये कल कल करते तो फिर समय बीत जाता है, खड़े हो। फिर मन कहता है अरे आज का दिन ऐसा है, एक आराम करने की भी जरा सी भी फुर्सत नहीं है। तो मन जीत जाता है, बुद्धि शांत हो जाती है और अलार्म बंद करके हम सो जाते हैं। अब अगले दिन फिर आप अलार्म लगाते हैं, फिर मन कुछ कहता है सुबह जब अलार्म बजता है, तो मन कहता है अरे नहीं भाई, वो कल का प्रोजेक्ट करने में ही रात को देर हो गई थी, अगले हफ्ते से करेंगे, आज नहीं करते। अब बुद्धि फिर इंटरप्ट करती है, कहती है नहीं नहीं, उठना ही है, उठ के एक्टिव लगेगा, अच्छा महसूस करोगे। लेकिन मन फिर करता है नहीं नहीं, आज से नहीं, कल से करेंगे, हिम्मत नहीं हो रही शरीर में। फिर अलार्म बंद किया और सो गए। 3-4 दिन मन और बुद्धि के बीच में थोड़ी लड़ाई होती है, मन कभी कुछ कहता है, बुद्धि कुछ कहती है, लेकिन चौथे पांचवें दिन के बाद बुद्धि साइड हो जाती है। मन में बस संकल्प आता है आज से नहीं, हाथ अपने आप जाता है, अलार्म बंद हो जाता है और हम आराम से सोते रहते हैं। और कुछ दिनों के बाद तो अलार्म बजने का भी नहीं पता लगता, वो बजता रहता है और हमारे घर वाले आके कहते हैं इस अलार्म को बंद कर लो, ये लगाए ही क्यों है, तुमने उठना नहीं है तो मन से हम संकल्प करते हैं, बुद्धि उस संकल्प को जैसे एनालाइज करती है, डिसीजन लेती है। लेकिन अब जो ज्यादा पावरफुल होगा उसका डिसीजन उस हिसाब से होगा। बुद्धि अगर कमजोर है तो डिसीजन नहीं ले पाएगी और फिर वो हमारा संस्कार बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी कई सारी हैबिट्स बनी हुई हैं, कई अच्छी आदतें भी हैं, कुछ बुरी आदतें भी हैं। तो अभी हम बात करते हैं इन तीनों के ऊपर, इन तीनों के ऊपर हम बात करते हैं कि करके थोड़ा डिटेल में इनको समझते हैं आज। तो पहला है मेरा मन। मन में कई प्रकार के थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, नेसेसरी थॉट्स, ठीक है। तो मन मेरी विचारने की शक्ति है। तो कई प्रकार के ये थॉट्स हैं और आप इन सबसे अवगत भी हैं। जैसे हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, ये तो मुझे जरूर करना है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरा भाग्य अच्छा है, ये सब कैसे हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं। इसके विपरीत नेगेटिव थॉट्स तो हम सबको मालूम ही है। फिर वेस्ट थॉट्स जैसे जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मन में निरंतर चलता रहता है। अरे उस समय मैंने ऐसा डिसीजन लिया होता ना तो आज मैं कहीं का कहीं होता, अरे मेरे माँ बाप ने ये किया होता ना। तो पास्ट के बारे में सोचते रहना या फालतू बातें, इमेजिनरी कुछ कुछ सोचते रहना जिसका कोई मतलब नहीं, जिससे कोई प्रोग्रेस नहीं, वो सारे वेस्ट थॉट्स हैं। और नेसेसरी थॉट्स जैसे आज 6 बजे मेरी क्लास है और मुझे क्लास टाइम से अटेंड करनी है, इसलिए अपना सारा काम कंप्लीट करके बैठना है, ये है नेसेसरी थॉट्स। तो पॉजिटिव और नेसेसरी थॉट्स तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स ये चलते भी ज्यादा हैं, है ना, इनकी गति भी तेज होती है और ये हमारी शक्ति भी बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं। साइंस ये बताती है कि एक इंसान या हम अपने मन के द्वारा लगभग 60 to 70,000 थॉट्स डेली क्रिएट करते हैं। जरा सोचिए प्रोडक्शन कितना ज्यादा है हमारे मन रूपी फैक्ट्री का। लेकिन रिसर्च ये भी बताती है कि उसमें से 90 to 95% थॉट्स रिपीटेटिव होते हैं, वेस्ट होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर किसी फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन है 90 to 95% उसका प्रोडक्शन वेस्ट हो, किसी काम का ना हो, तो वो फैक्ट्री कितने दिन चलेगी, घाटे में जाएगी। तो हमारे मन में जो निरंतर ये संकल्प उठ रहे हैं, आ रहे हैं, वो हमारी कितना ज्यादा ना केवल समय लेकिन कितनी सारी शक्ति ले रहे हैं। क्योंकि हर संकल्प जब हम करते हैं तो कुछ शक्ति हमारी कंज्यूम होती है। इसीलिए आप देखिए ओवर थिंकिंग बढ़ती जा रही है, एंजाइटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसको कभी हमें कंट्रोल करना ही नहीं सिखाया, है ना। और हम ये सोचते हैं कि क्या करें, पता नहीं, काम भी कुछ नहीं होता। आज इंसान शरीर से नहीं थक रहा है, मन से थक रहा है, क्योंकि मन को एक्सेस में उसकी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर करके, ना। तो हमको क्या करना है, इस मन को समझना है। जब हम इसको समझेंगे, क्योंकि चाहते हम सभी हैं कि हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों आ जाते हैं। तो हमारे थॉट्स का सोर्स क्या है, कहाँ से ये थॉट्स आते हैं। तो इसको जानने के लिए मैं आपको एक साइंटिफिक स्टडी बताऊंगी। एक बार साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे कि हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका हमारे ब्रेन पर क्या असर पड़ता है, हमारी लाइफस्टाइल पर क्या असर पड़ता है। तो उन्होंने 2 आइडेंटिकल ट्विंस को चूज किया जिनकी लाइक्स, डिसलाइक्स, बिहेवियर, चॉइसेस लगभग एक जैसी थी। तो उन्होंने एक सिस्टर को कुछ, इन दोनों को अलग अलग रखा, एक सिस्टर को कुछ टेक्स्ट पढ़ने को दिया,
जिसके अंदर बहुत पावरफुल पॉजिटिव वर्ड्स थे, गुड, कंट्रोल, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, अच्छे अच्छे शब्द थे। वहीं उनकी दूसरी सिस्टर को जो पढ़ने को दिया, उसके जो टेक्स्ट में वर्ड्स थे वो नेगेटिव थे, लाइक अफ्रेड, मिजरेबल, लो, डिप्रेस्ड, अशेम्ड। और ऐसा उनको टेक्स्ट उन्होंने 1 घंटे तक पढ़ा। उसके बाद उनके ब्रेन्स को स्कैन किया गया और देखा गया क्या चेंज आया उनके ब्रेन में। हमारे ब्रेन में एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको सेरोटोनिन हार्मोन कहते हैं, जो मूड हार्मोन भी कहलाता है, हमारे हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखा गया पहली सिस्टर के ब्रेन में उसकी मात्रा ज्यादा अमाउंट में रिलीज होने लगी, और वहीं पर दूसरी सिस्टर जिसको नेगेटिव टेक्स्ट पढ़ने को दिया गया था, उसके ब्रेन में नॉर्मल से भी कम हो गई। तो आप जरा सोचिए कि जो टेक्स्ट उनके लाइफ से कनेक्टेड नहीं था, हाँ, सिर्फ कुछ वर्ड्स का फर्क था, उसमें पॉजिटिव वर्ड्स है, इसमें नेगेटिव वर्ड्स है, उससे हमारे ब्रेन पर इतना असर हुआ। तो जो हम सारे दिन में कंज्यूम करते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या हम सुनते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, है ना। तो रिसर्चर्स ने इससे यही पता लगाया, इससे यही रिजल्ट निकाला कि जो भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उसका हमारे ब्रेन पर असर पड़ता है, हमारी बॉडी पर असर पड़ता है, हमारे हार्मोनल सिक्रीशन पर असर पड़ता है, हमारे स्ट्रेस लेवल पर फर्क पड़ता है। और फिर उन दोनों सिस्टर्स को शॉपिंग के पर ले जाया गया और देखा गया कि जिसने पॉजिटिव टेक्स्ट पढ़ा था वो अच्छी चॉइसेस कर पा रही थी, जल्दी डिसीजन ले पा रही थी एज कंपेयर टू द अदर सिस्टर। तो उससे आप देखिए हमारे डिसीजन मेकिंग पर भी कितना असर पड़ता है, हमारे मूड पर कितना असर पड़ता है, और हम कुछ भी कंज्यूम करते रहते हैं। यस और नो? हाँ, तो आप देखिए हम सोशल मीडिया पे जो देखते हैं, कहाँ सटल में हमारे अंदर कंपैरिजन, जेलेसी, ये सब चीजें अंदर जाती जा रही हैं, प्रोग्रामिंग होती चली जा रही है। इसीलिए जो आपको कल होमवर्क दिया था कि आपको नेगेटिव कंटेंट नहीं लेना है, कोई प्रकार की ऐसी इंफॉर्मेशन अंदर नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूवन है, हम जो भी सुनते हैं, कानों से, आंखों से देखते हैं, पढ़ते हैं, जो भी अंदर जा रहा है, उसका असर हमारे ब्रेन पर और हमारी मूड पर, हमारी भावनाओं पर पड़ता है। तो इसलिए इसको और मतलब मैं कहूंगी कि विश्वास के साथ आपको इस होमवर्क को करना है। सिर्फ 1 दिन के लिए नहीं, कम से कम अगले 21 दिन के लिए कंटिन्यू करना है कि हम कंटेंट क्या कंज्यूम कर रहे हैं, इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। अच्छा, अब हमारे विचारों के स्रोत को और डिटेल में लेते हैं। तो पहला तो स्रोत हमने जाना, सेंसरी इनपुट्स, जो भी हम पढ़ते, देखते, सुनते हैं, उन सब का असर हमारे विचारों पर, उस हिसाब से हमारे विचार बनते हैं। फिर दूसरा है हमारी मान्यताएं, हमारे बिलीफ सिस्टम्स। अब मान लीजिए कि किसी की मान्यता है कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए, हाँ, तो अशुभ होता है। सुना है ना आपने? कई इस बात पे विश्वास करते हैं। तो मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छी तैयारी करी है और आज उनका इंटरव्यू है। अब वो इंटरव्यू के लिए घर से जैसे ही निकलते, सामने से बिल्ली रास्ता काट जाती है। तो ना चाहते हुए भी, चाहे वो बड़े पॉजिटिव माइंडसेट से निकले थे, ना चाहते हुए भी क्या थॉट आएगा अंदर से? लगता है आज मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा। घर से निकलते ही बिल्ली ने रास्ता काट लिया, पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब ये जो ट्रेन ऑफ थॉट्स है, इसने क्या डायरेक्शन ले ली? नेगेटिव डायरेक्शन ले ली, राइट। और जैसे ही हमारी सोच होती है, उसी तरीके से अगेन हम इसको आगे भी साइंटिफिकली समझेंगे कि हमारा ब्रेन जो है उसी तरह से प्रोग्राम होता चला जाता है, जिसका डायरेक्ट असर हमारी एफिशिएंसी पर पड़ता है। लेकिन मान लीजिए अब किसी ने किसी को बता दिया कि देखिए आपके लिए ना बिल्ली बहुत शुभ है, आपके नक्षत्र ऐसे है कि बिल्ली बहुत शुभ है, और आज वो इंटरव्यू के लिए निकले और एकदम से बिल्ली रास्ता काट गई, तो पहला थॉट क्या आएगा? अरे वाह, तैयारी तो अच्छी नहीं है, लेकिन आज घड़ी बहुत अच्छी है, शुभ घड़ी में मैं निकला हूं, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। अब जब ऐसा माइंडसेट बन गया, तो एनर्जी कैसी हो गई? अब वो क्या अट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो ये थॉट कहाँ से आया? ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति चाहता था ये सोचना कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि बिलीफ सिस्टम जो है, अंदर की हमारी जो मान्यता है, उस वो एक धरनी है जिससे अंकुर वैसा ही फूटता है, थॉट हमारा वैसा ही क्रिएट होता है। तो हम राजयोगा मेडिटेशन में अपनी मान्यताओं पर भी काम करेंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको कहें कि ये सही है या आपको ऐसा सोचना चाहिए। आप अपनी बुद्धि से खुद चेक करेंगे और खुद से अपनी पहले की मान्यताओं को चेक करके चेंज करेंगे। फिर नेक्स्ट जो चीज है, जो हमारे थॉट्स की सोर्स है, वो है हमारी पुरानी स्मृतियां।
बहुत सारी हमारी पास्ट मेमोरीज हैं, है ना, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जिसके आधार से भी हमारा ऑटोमेटिक थॉट आता है। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, वो हमेशा आपसे कुछ मांगता ही रहता है, कुछ उसको मदद ही चाहिए होती है, कुछ कभी उधार चाहिए होता है ना, और आज आप बहुत बिजी हैं, जैसे ही उसका फोन आया और आपके मन में पहला थॉट क्या आएगा? अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या मांगना है इसको, है ना? अभी आपने बात भी नहीं करी, लेकिन आपके पुराने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट वो थॉट आएगा। अब हो सकता है उसने अपने घर में कोई पार्टी रखी है और वो आपको उसके लिए इनवाइट कर रहा है, या कोई आपको अच्छी खबर सुनाने के लिए फोन किया है ना? लेकिन पास्ट मेमोरीज जो होती हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे प्रेजेंट थॉट्स पर भी। और फिर उसके बाद चौथे तरह के विचार जो हम क्रिएट कर सकते हैं, या हमारा जो सोर्स है थॉट्स का, वो है क्रिएटिविटी, हमारी खुद की क्रिएटिविटी। सिचुएशन बाहर कैसी भी है, लेकिन हम अपने लिए सोच समझ के थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, अच्छे थॉट्स, क्योंकि अब हमने जब जाना कि थॉट्स का हम पर कितना प्रभाव पड़ता है, हम पर ही नहीं हमारी सिचुएशंस पर कितना फर्क पड़ता है, तो हम उनको पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट कर सकते हैं। और सच सच बताइएगा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सिचुएशन बहुत अच्छी थी और फिर भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे? आप बिना ही मतलब नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे थे, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। हम्म, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ आपके फेवर में है, फिर भी आप नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि सिचुएशन बहुत नेगेटिव है, लेकिन आपने सोच के बिल्कुल कि मुझे पॉजिटिव ही सोचना है, आपने अपने थॉट को पॉजिटिव बनाए रखा। तो ये रचनात्मक शक्ति, ये क्रिएटिविटी हमारे मन की शक्ति है। राजयोग मेडिटेशन में हम इस क्रिएटिविटी को यूज करते हैं पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, तो मेडिटेशन से, इस कोर्स के द्वारा आप अपनी पूर्व स्मृतियां, जो खराब स्मृतियां हैं, उनको कैसे समाप्त करना है, अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनकर सही इनटेक कैसे लेना है, अपनी गलत मान्यताओं को कैसे चेंज करना है, और अपनी क्रिएटिव पावर को यूज करके अपने लिए पावरफुल थॉट्स कैसे क्रिएट करने हैं, ये सब चीजें हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले समझ लें कि व्हाट आर द थिंग्स दैट इज इम्पैक्टिंग आवर थॉट्स। अब दूसरी हमारी शक्ति है बुद्धि। बुद्धि से हम क्या करते हैं? समझते हैं, जैसे कि आप अभी बैठे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंतर करना, दो बातों के बीच में डिस्टिंग्विश करना, पहचानना। जैसे अब आप मुझे भीड़ में भी कहीं देखेंगे तो पहचान लेंगे कि हाँ, ये अदिति सिंघल है। निर्णय करना, मन जो संकल्प करता है उसके ऊपर डिसीजन लेना, एनालाइज करना किसी सिचुएशन को, चॉइस करना, ये पावर ऑफ चॉइस जो है वो भी बुद्धि के पास है। अनुमान लगाना, है ना, अभी कुछ हुआ नहीं है लेकिन फिर भी हम कुछ फैक्ट्स के आधार से अनुमान लगाते हैं। तो ये सारा काम जो है बुद्धि का है। ठीक है, अब बुद्धि के अंदर जैसी समझ होगी, है ना, उसी हिसाब से जो उसके अंदर अवेयरनेस होगी, जो समझ होगी, उस आधार से हमारा हर चीज को देखने का दृष्टिकोण होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो पहला सब्जेक्ट है वो है हमारा ज्ञान, समझ। राइट समझ होगी, बुद्धि विवेक युक्त होगी, तो हम हर बात को ठीक से एनालाइज कर पाएंगे और हमारे डिसीजंस भी सही होंगे। फिर जो हम बुद्धि से डिसीजन लेते हैं, तभी हम कोई एक्शन करते हैं, राइट? हम डिसीजन लेकर ही तो कोई एक्शन करते हैं ना। उस एक्शन को जब हम बार बार रिपीट करते हैं, तो वो संस्कारों के फॉर्म में, हैबिट्स के फॉर्म में हमारे ऊपर जैसे रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो संस्कार जो होते हैं वो भी 5 तरीके के होते हैं। तो पहले प्रकार के जो संस्कार होते हैं एटर्नल, हमारे अनादि संस्कार, जिसको हम कहते हैं हमारे ओरिजिनल संस्कार। आत्मा जब धरती पर आती है तो अपने साथ कुछ ओरिजिनल परफेक्शन के संस्कार लेकर आती है। उन संस्कारों के बारे में हम आगे जानेंगे। अब दूसरे तरह के संस्कार होते हैं हमारे पिछले जन्म के, पास्ट बर्थ के संस्कार। आपने जरूर देखा होगा, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन से ही छोटे हैं, अभी 4-5 साल के हैं, लेकिन उनमें बड़ी प्रतिभा होती है। किसी में संगीत की प्रतिभा होती है, किसी की बुद्धि बड़ी तेज होती है, बहुत जनरल नॉलेज में बहुत फास्ट होते हैं, और कई छोटी उम्र में ही गाड़ी चलाने लगते हैं। तो ये सारी प्रतिभाएं जो होती है, ये संस्कार जैसे उनके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। आपने देखा होगा, कोई घर में बच्चा जन्मता है, कोई बड़ा शांत होता है, कोई बड़ा गुस्से वाला होता है। तो अभी तो उस बच्चे ने दुनिया देखी भी नहीं, कुछ आसपास से सीखा भी नहीं, तो इतना गुस्सा किस बात का? हाँ, तो वो क्योंकि पिछले जन्म के जो संस्कार है, जब आत्मा ने शरीर छोड़ा तो उस समय जो संस्कार वो लेकर आई। इसीलिए कई बार कहते हैं कि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन वास्तव में खाली हाथ किससे?
ये शरीर अपने साथ नहीं लेकर आए थे, ये कपड़े साथ नहीं लेकर आए थे, प्रॉपर्टी साथ नहीं लेकर आए थे, लेकिन आत्मा एक जो चीज कैरी करती है, इनफैक्ट दो चीजें जो कैरी करती है, वो एक है हमारे संस्कार जो आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है, और उसके साथ साथ कर्मों का अकाउंट। ये दो चीजें आत्मा अपने साथ लेकर आती है। तो पिछले जन्म के भी हमारे जो संस्कार होते हैं, है ना, तो छोटे से बच्चे के अंदर कुछ आदतें कई बार होती है जो परिवार से बिल्कुल भिन्न होती है, क्योंकि वो जहां पिछले जन्म में था वहां जैसे उसके संस्कार थे वो साथ लेकर आते हैं। फिर उसके बाद तीसरे तरह के जो संस्कार होते हैं वो खानदानी संस्कार होते हैं, पेरेंटल संस्कार। परिवार से भी संस्कार मिलते हैं, और कहीं ना कहीं ये शुरुआत तो गर्भ से ही हो जाती है। जैसे ही आत्मा गर्भ में आती है माँ के, वहीं से वो सीखना शुरू हो जाती है। खास माँ के संस्कारों का, माँ उस समय क्या पढ़ती, देखती, सुनती, सोचती है, उन सब का असर बच्चे पर पड़ता है। और परिवार इन टोटल सभी के संस्कारों का असर जो है, हैबिट्स का असर, बच्चा जब पैदा भी होता है तो बड़े होके जो जैसा देखता है उस प्रकार की उसकी हैबिट्स बनती है। तो कई अच्छी आदतें, कई बुरी आदतें हम परिवार से लेते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा कई बार जैसे झूठ ही बोलता है हमेशा, तो कोई कह भी देता है कि इसका तो सारा खानदान ही झूठा है, इसका बाप भी झूठ बोलता है, दादा भी झूठ बोलता है, तो ये भी झूठ बोलता है ना। लेकिन इसके अलावा कोई अच्छे संस्कार परिवार से लेते हैं। जैसे एक बहन बता रही थी, कहती मेरा बेटा अभी 5 साल का है, वो जब भी बाहर जाएगा तो मेरे से 2 पैकेट बिस्किट के अपने बैग में डाल के लेके जाता है। कहीं भी कोई गरीब बच्चा देखता है तो उसको अपने पास से बैग में से बिस्किट निकाल कर देगा, क्योंकि उसके दादाजी ने उसको ये हैबिट डाली है। वो हमेशा अपने दादाजी को देखता है, तो वो भी मेरे से कहेगा मम्मी बिस्किट का पैकेट मेरे को देगा। तो बच्चे जो बड़ों को देखते हैं उस अनुसार भी उनके संस्कार बनते हैं ना। और फिर उसके बाद संघ के संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब बच्चा परिवार से बाहर जाता है, तो जहां भी स्कूल कॉलेज में जाता है, और ये संघ का जो प्रभाव है वो जीवन भर, कहीं पर भी आपको जैसा भी संघ मिलता है वो जीवन भर आप पर असर डालता है। तो इसलिए संघ की भी कहते हैं बहुत संभाल करनी चाहिए। अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो आप सिर्फ उसका संग देख लीजिए कैसा है, उसके फ्रेंड्स के बारे में जान लीजिए, आपको उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में पता लग जाएगा। अब ये 4 तरह के संस्कार जो हमारे ओरिजिनल संस्कार थे, वो तो काफी कुछ खत्म से हो गए, है ना। जन्म लेते लेते पास्ट बर्थ के संस्कार जो हमारे आए हैं उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। खानदानी संस्कार भी हमारे अंदर आ चुके हैं, संघ के संस्कार भी आ गए। अब इनमें कई संस्कार अच्छे हैं, कई बुरे हैं। अच्छे संस्कार तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुरे संस्कार हमें भी दुख देते हैं, हमारे आसपास के लोगों को भी दुख देते हैं। तो 5वें तरह के जो संस्कार हैं वो है विल पावर के संस्कार, इच्छा शक्ति के संस्कार। आप चाहें तो अब कैसा भी संस्कार हो उसको आप परिवर्तन कर सकते हैं। कितना भी गहरा संस्कार हो आप उसको परिवर्तन कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। कई बार कई लोग कहते हैं कि जब मेडिटेशन के बारे में सुनते हैं, संस्कारों की बात सुनते हैं, तो संस्कार क्योंकि बचपन से ही देने चाहिए, ये तो हमें पता ही है। तो सब कई बार कहते हैं आप हमारे बच्चों को मेडिटेशन सिखाइए, उनके संस्कारों पे, जिससे उनके संस्कार अच्छे हों। तो अच्छी बात है, बच्चों के संस्कारों पे तो मैंने जैसे कहा कि गर्भ से ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं कहूंगी कि चाहे आपकी उम्र 70-80 साल भी है, कई बार बुजुर्ग लोग कहते हैं अरे हमें क्या करना है सीख कर, हमारी तो जीवन जैसे बीत गई, अब हम इस उम्र में क्या करेंगे सीख कर। तो ये बात तो ठीक है कि चलिए जीवन का मुख्य भाग तो आपका चला गया, लेकिन ये तो अब हमें समझ आता है कि हमको एक दिन ये शरीर छोड़ के जाना है। हाँ? और ये शरीर छोड़ के जब हम जाएंगे तो अपने साथ क्या लेकर जाएंगे? अपने संस्कार और अपने कर्म। तो कई संस्कार जो हमें लगता है कि दुख देने वाले हैं, मुझे दुख देते हैं, मेरे आसपास वालों को दुख देते हैं, क्यों ना हम अभी, जब मैं बच्चा बन के जाऊंगा तो पता नहीं कोई मेरे संस्कारों पे काम करेगा या नहीं करेगा, क्यों ना अभी समझ होते हम अपने संस्कारों को अभी से ही ठीक करने की कोशिश करें। तो हर एक एज में हमको ये सोचना चाहिए कि नहीं, मुझे परिवर्तन लेकर आना है। और विल पावर के वो संस्कार हैं, इच्छा शक्ति के वो संस्कार, जो हम अपनी इच्छा से अपने किसी भी कड़े से कड़े, बुरे से बुरे संस्कार को परिवर्तन कर सकते हैं। ये शक्ति हमारे अंदर है, क्योंकि जब समझा कि मैं प्रोग्रामर हूं, चलो ये पास्ट प्रोग्रामिंग जो मेरी हुई, ये जो संस्कारों की रिकॉर्डिंग है, इसी को प्रोग्रामिंग कहते हैं, जिसके आधार से हमारा बाहरी बिहेवियर जो है ना, जो हमारे एक्शंस है, जो हम एग्जीक्यूट करते हैं, वो रिफ्लेक्शन, उस हमारे एक्शंस के रिफ्लेक्शन में हमारे संस्कार आते हैं। लेकिन अब हम चाहें तो उसको अब रीप्रोग्राम कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस रीप्रोग्रामिंग के प्रोसेस को कल हम और साइंटिफिक तरीके से बहुत बेहतर रूप से समझेंगे। तो हमने समझा आत्मा की सच्ची कमाई क्या है। आत्मा जब एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है तो अपने साथ क्या लेकर जाती है? संस्कार लेकर जाती है और अपने कर्मों का खाता लेकर जाती है। तो संस्कारों के बारे में और डिटेल में कि हम अपने कोई भी संस्कार का परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, इसको कल हम जानेंगे। और कर्मों के विषय में हमारा चैप्टर आगे है, उसको आगे समझेंगे। तो राजयोग मेडिटेशन जो है, इससे हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है ना, मन बुद्धि संस्कार, कैसे इसकी रिप्रोग्रामिंग होती है? क्योंकि हमारा मन सशक्त होता है ना। मन को हम शक्तिशाली बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? उसको शक्तिशाली भोजन देते हैं। हम उसको शक्तिशाली, अब आपने कल से पॉजिटिव लेना शुरू किया, नेगेटिव को बंद किया, तो डे बाय डे आपका मन जो है शक्तिशाली बनता चला जाएगा। दूसरा, बुद्धि को हम विवेक युक्त बनाते हैं, समझ दे रहे हैं। ऑन द डेली बेसिस हम कुछ उसमें पॉजिटिव डाल रहे हैं और उस समझ के आधार से हम अपनी पुरानी मान्यताओं को चेंज करते हैं। तो अपनी बुद्धि को जैसे पावरफुल बना रहे हैं। और तीसरा, संस्कारों को परिवर्तन करते हैं। तो ये क्या है? पूरा हम कहेंगे कि पॉजिटिव पर्सनालिटी चेंज है राजयोग मेडिटेशन से। ऑल्दो अभी हमने मेडिटेशन नहीं शुरू करा, हमने छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करनी शुरू करी। जैसे जो परहेज आपने शुरू किया नेगेटिव इंफॉर्मेशन का, ये पॉजिटिव इनटेक जो आप ले रहे हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल आपने लिखना शुरू किया है, ये सब ये एक्सरसाइजेस जो हैं, ये सटल वे में आपके अंदर वो परिवर्तन को लेकर आ रही हैं, जो आपको अभी शायद बहुत छोटे लेवल पर दिखाई दे रहा है, बट ये हम कम से कम इसको जब हम 21 डेज करेंगे तो हमारे ब्रेन के अंदर ये जैसे दिखाई देने वाले चेंजेस, उस रूप से परिवर्तन हमारे अंदर आते चले जाएंगे। तो आज के पूरे सेशन की समरी जो है, मैं कौन हूं? मैं ये शरीर नहीं, लेकिन मैं एक आत्मा। ठीक है, इस बात को ये हमें घोटना है थोड़ा अंदर, क्योंकि बहुत लंबे समय से, जब से हमने जन्म लिया, तब से हमें शीशे में दिखा के बताया गया तुम ये हो। और शीशे में क्या दिखता है? शीशे में तो ये लंबा चौड़ा शरीर ही दिखता है ना। तो शरीर मेरा है, लेकिन मैं कौन हूं? मैं आत्मा। ठीक है, मैं वो कॉन्शियस लाइट हूँ। अगर मान लीजिए आपको आत्मा कहना नहीं अच्छा लगता, क्योंकि आत्मा हम जनरली क्या समझते हैं, हमारा एसोसिएशन क्या है, पास्ट हमने किस चीज से एसोसिएट किया हुआ है। फिल्मों में जो हम देखते हैं तो आत्मा कोई व्हाइट कलर के साड़ी में घूम रही है ना, उस रूप से उसको डिपिक्ट किया जाता है। तो जैसे हम सोचते हैं तो एक वो इमेज आती है, लेकिन वास्तव में आत्मा बहुत सुंदर दिव्य सितारा है। तो आज हमें वो इमेज को चेंज करना है। ठीक है, तो अगर आत्मा कहना ना अच्छा लगे, आप सोल कहिए, आप लाइट कहिए, एनर्जी कहिए, लेकिन मैं वो। ठीक है, मेरा स्वरूप क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट, बहुत दिव्य। आई एम वेरी डिवाइन पॉइंट ऑफ लाइट। रहती कहाँ हूं मैं आत्मा? भ्रिकुटी के मध्य में रहती हूँ। ये मेरा एड्रेस है, मस्तक के बीच में, ब्रेन के मध्य में, जो हमने स्थान समझा, भ्रिकुटी के मध्य में मेरा निवास स्थान है। और आत्मा की 3 शक्तियां कौन सी हैं? मन, बुद्धि, संस्कार। मन क्या करता है? मन के द्वारा मैं संकल्पों की रचना करती हूँ। मेरे मन में जितने भी विचार आते हैं वो मैं क्रिएट करती हूँ, लेकिन ये मेरी शक्ति है, इसको मुझे अपनी शक्ति बनाना है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। इंटेलेक्ट, मेरी बुद्धि, निर्णय करने का काम करती है। तो मुझे अपनी बुद्धि को इतना पावरफुल बनाना है कि मन की किसी भी दलीलों को, है ना, वो जरा अपने दलीलें देगा, एक्सप्लेनेशंस देगा, एक्सक्यूजेस देगा, लेकिन बुद्धि को इतना पावरफुल बनाना है कि वो सही डिसीजन ले। क्योंकि सही डिसीजन लेगी तो सही कर्म होंगे, बार बार सही कर्म होंगे, तो हमारे संस्कार जो है अच्छे होंगे। ठीक है, तो कल के चैप्टर में हम और गहराई से समझेंगे इस बात को कि इस प्रोग्रामिंग को हम कैसे रीप्रोग्राम करें। 2 बातें समझेंगे, एक चीज ये कि संस्कार बनते कैसे, और दूसरी बात फिर संस्कारों को परिवर्तन कैसे करना है। तो अब लास्ट में आज का होमवर्क है ना। बिना होमवर्क के तो क्लास पूरी नहीं होगी, क्योंकि उसके बिना परिवर्तन भी नहीं आएगा। तो होमवर्क आपका क्या है? पहला होमवर्क यही है, अवॉइड एनी नेगेटिव इंफॉर्मेशन। दूसरा होमवर्क वही है, राइट 5 पॉइंट्स दैट यू आर ग्रेटफुल अबाउट। 5
मिनिमम है। ठीक है, आप और ज्यादा भी लिख सकते हैं। और मुझे लगता है कि अब आज के सेशन के बाद और आज 24 घंटे में जो आपने प्रैक्टिस करी, जिन्होंने करी है, तो आपको आज 5 से ज्यादा ही पॉइंट्स मिलेंगे। और जैसे कि मैंने आपको आइडिया भी दिया कि कोई चैलेंज भी आया, कोई सिचुएशन ऐसी भी आई, उसमें भी हम पॉजिटिव को देखकर कैसे उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, तो हमको उस नजरिए को बनाए रखना है और उस प्रकार से लिखना है। और आज मैं एक और होमवर्क ऐड कर रही हूँ। ठीक है, वो होमवर्क क्या है? कम से कम हमको 21 टाइम्स लिखना है। क्या लिखना है? मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। ठीक है, आई एम अ फॉर्चुनेट सोल। आप खाली ये भी लिख सकते हैं, आई एम वेरी फॉर्चुनेट और आई एम अ फॉर्चुनेट सोल। इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, या आपकी कोई और भाषा है तो उसमें भी लिख सकते हैं। या आप लिखें, आई एम अ पावरफुल सोल। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। ठीक है, दोनों लिखना चाहे दोनों लिखे, एक लिखना चाहे एक लिखे, लेकिन कोई भी एक थॉट को कम से कम 21 टाइम्स लिखना। ऐसा नहीं कि पहले फॉर्चुनेट लिखा, फिर पावरफुल लिखा, फिर पीसफुल लिखा, ऐसे नहीं। एक ही थॉट को जो आपको अच्छा लगे अपने लिए, उस एक थॉट को आपने 21 टाइम्स कम से कम लिखना है। ठीक है, और फिर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। जैसे कल आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं उम्मीद करती हूँ आप फिर शेयर करेंगे कि आपको इसको लिखने से, अगर किसी को कुछ, मैं ये नहीं कहती कि आपको एक दिन में कोई बड़ा पॉजिटिव जरूर ही है कि आपको महसूस हो, आप सिर्फ इसको करते जाइए, और महसूस हो कुछ तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। और क्या करना है? बी सोल कॉन्शियस। सोल कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? हिंदी में हम इसको स्पिरिचुअल भाषा में कहते हैं आत्म अभिमानी। मतलब कुछ भी कर्म करते हुए आपको अपने आप को ऐसा महसूस करना है कि मैं आत्मा इस शरीर में रहती हूँ। जैसे गाड़ी में ड्राइवर बैठता है, लेकिन ड्राइवर गाड़ी का हिस्सा तो नहीं है ना, अलग है ना उससे। ऐसे में आत्मा इस शरीर में बैठी हूँ, और इस शरीर में बैठकर इसकी कर्मेंद्रियों को चलाकर अपना कर्म कर रही हूँ। भले आप खाना बना रहे हैं, तो ऐसे अपने आप को विजुलाइज करें, मैं मस्तक में बैठी आत्मा। ये हाथ कैसे हिल रहा है? ये मैं हिला रही हूँ। ये आंखें जो देख रही हैं वो मैं देख रही हूँ। ये खुशबू जो ले रही हूँ भोजन की, ये मैं ले रही हूँ, मैं आत्मा। आप किसी से बात करें तो उसको भी अगर देख सके, महसूस करें, क्योंकि दिखेगी नहीं। दिखेगा तो ये 5-6 फुट का शरीर ही, लेकिन फिर भी बात करते हुए महसूस करें कि मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ, इस शरीर के अंदर वो चैतन्य सत्ता। और ये कब फीलिंग आएगी? जब पहले खुद को आत्मा देखेंगे। मैं आत्मा, चमकता हुआ दिव्य सितारा, मैं इस मुख को यूज करके बात कर रहा। कोई भी कर्म कर रहे हैं, आपका जो भी प्रोफेशन है, जो भी घर का काम है, वो करते हुए बार बार अपने को, कोई रटना नहीं है हमको, लेकिन जैसे हर थोड़ी देर बाद अपने को याद दिलाना कि मैं ये काम कौन कर रही हूँ, मैं कौन करने वाली शक्ति हूँ, मैं आत्मा, इस शरीर के द्वारा, इन पैरों के द्वारा मैं चल के जा रही हूँ, है ना। और रात को सोते समय भी, रात को सोने की भी विधि, इसको ठीक से आपको फॉलो करनी है। कैसे फॉलो करेंगे? रात को ड्राइवर कभी गाड़ी में सोता है क्या? हम्म, कभी गाड़ी में सोता है? नहीं, गैराज में गाड़ी को पार्क करता है। आप भी गाड़ी चलाते होंगे, तो गाड़ी को अपने स्थान पे पार्क करते हैं, और आप अपने घर में आकर अपने बेड पर सोते हैं ना, है ना। तो वो तो है कि आप बेड पर सोएंगे, लेकिन अभी आपकी गाड़ी कौन सी है? अभी आपकी गाड़ी कौन सी है? हाँ, हर समय आपकी गाड़ी कौन सी है जो आपके साथ हमेशा चल रही है? वो ये गाड़ी है। ठीक है ना। तो इस गाड़ी को चलाते हुए मैं ड्राइवर आत्मा, मुझे कैसे रहना है सारे दिन भी? एक तो अलर्ट एक्टिव रहना है, ध्यान रखना है। ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है ना, तो दो बातों का ध्यान रखता है। एक, अपनी ड्राइविंग पर ध्यान रखता है कि मेरी ड्राइविंग ठीक होनी चाहिए। ऐसे नहीं जहां मर्जी से निकाल लेता है, रूल रेगुलेशंस पर चलाता है एक अच्छा ड्राइवर जो होता है। स्पीड को जहां खाली देखता है तेज चलाता है, जहां भीड़ देखता है अपनी कंट्रोल करके चलाता है। उसका सबसे पहला टेंशन ये होता है, मेरी गाड़ी किसी से टक्कर ना खाए। ठीक है ना। अब वो गाड़ी आपको चलानी आती है या नहीं आती है, लेकिन ये गाड़ी आपको बहुत संभाल के चलानी है कि आपकी किसी से टक्कर नहीं होनी चाहिए। मैं उस टक्कर की बात नहीं कर रही कि चलते फिरते किसी से टकराना नहीं है,
लेकिन जो अंदर से हमारे संस्कारों का टकराव होता है ना, वो कोशिश करनी है मेरे द्वारा ऐसा कुछ ना हो कि किसी को तकलीफ हो, है ना, किसी से टक्कर खाए हो, किसी के स्वभाव संस्कार से हमारा जरा सा एक्सीडेंट हो। दूसरा, ड्राइवर अपनी ड्राइविंग पर तो ध्यान रखता ही रखता है, लेकिन साथ साथ सामने वाला गलत चला रहा हो तो उससे भी अपनी गाड़ी का बचाव करता है। यस और नो? ऐसा नहीं वो गलत चला रहा है, मेरी ग्रीन लाइट थी, उसकी रेड लाइट थी, वो क्रॉस कर रहा है तो ये नहीं हम रोकेंगे, नहीं हम भिड़ा देंगे उसमें, नहीं, मेरे को अपनी गाड़ी तो की तो सेफ्टी चाहिए ना। तो इसलिए कोई अगर आपके आसपास अपनी गाड़ी गलत चला रहा है, मतलब जीवन रूपी गाड़ी, बिहेवियर रूपी गाड़ी, अगर वो ठीक नहीं चला रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि हम हम कहें हमारी गलती थोड़ी, उसने करा ऐसा, नहीं, मुझे अपना प्रोटेक्शन जरूर करना है, इसलिए मुझे अपनी गाड़ी की संभाल करना है। कर सकते हैं? अटेंशन रख सकते हैं? रख सकते हैं? कौन कौन रखेगा, जरा हाथ खड़ा कीजिए। कोशिश करेंगे? ठीक है। हो सकता है क्योंकि अभी नई नई ड्राइविंग सीख रहे हैं ना, ऑल्दो हम सारी जिंदगी ड्राइव करते रहे, लेकिन इतना कॉन्शियस होकर कभी हमने ड्राइव नहीं किया। अभी सोल कॉन्शियस होकर जब अपनी गाड़ी को ड्राइव करेंगे इस जीवन रूपी यात्रा में, तो हमारा अटेंशन ज्यादा जाएगा। और करने से पहले जैसे थॉट तो आएगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन जब हम अटेंशन देंगे तो अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं ना, लेट गो करते हैं, क्यों टकराना है इनसे, मेरे पास और भी तो चॉइस है। कल के सेशन में हमने जैसे समझा था, वी हैव चॉइसेस, तो लेट्स चूज समथिंग एल्स। मैं अपने रिस्पॉन्स को बदलती हूँ, मैं अपनी गाड़ी को ठीक करती हूँ, भले दूसरा गलत चला रहा है, भले दूसरा गलत बोल रहा है, राइट? ठीक है। और फिर ग्रैटिट्यूड में अपने आप को भी थैंक्स लिखिएगा, अपने लिए भी ग्रैटिट्यूड लिखिएगा कि मैंने उस सिचुएशन को समझकर अपनी गाड़ी को ठीक चलाया, है ना, अपने रिस्पॉन्स को ठीक करा। तो इस नॉलेज का भी थैंक्स है और मुझे भी थैंक्स है कि मैंने अटेंशन रखा। तो खुद से भी सेल्फ लव जनरेट होगा। ठीक है। और रात को सोते हुए जैसे बात कर रहे थे, सारे दिन गाड़ी ठीक रहेगी, तो रात को सोते हुए ग्रैटिट्यूड लिखने के बाद आप जब अपने बेड पर लेटे, तो क्या कॉन्शियसनेस रखनी है? ये रखना है कि मैं आत्मा, अब ये गाड़ी में नहीं सोना है मुझे, तो क्या करना है, इस गाड़ी को बेड पर पार्क किया, बॉडी को बेड पर पार्क किया, और मैं आत्मा यहां से जैसे ऊपर उड़ के परमात्मा की गोद में बिल्कुल रिलैक्स होके सोने जा रही हूँ, रेस्ट करने जा रही हूँ। हम क्या करते हैं, गाड़ी में ही सोते रहते हैं, और गाड़ी जैसे चलती रहती है, मन हमारा चलता रहता है ना, भले बॉडी रेस्ट कर रही है लेकिन मन हमारा दौड़ता रहता है। तो अपना सब कुछ परमात्मा को बता के जैसे रिलैक्स होके ग्रैटिट्यूड लिख के सोएंगे ना, आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। सारी जो बातें चल रही हैं, और प्लीज सोशल मीडिया या स्क्रीन्स आधा घंटा पहले बंद कर दें, ठीक है, आधा घंटा पहले कम से कम उसको बंद कर दीजिए, नहीं देखना। किसी किसी को होगा नींद ही नहीं आती, हम तो चलाकर ही सोते हैं, आजकल ये भी एडिक्शन हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं, आएगी, एक दो दिन दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, बट आप जब उसके पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे ना, तो आप खुद से ही कहेंगे कि मैंने ये अच्छा डिसीजन लिया। ठीक है। आधा घंटा पहले बेड पे मोबाइल को नहीं लेके जाना। बेड पे क्या लेके जाएंगे, सिर्फ अपनी डायरी, ग्रैटिट्यूड जर्नल, वो रात को लिखकर थैंक यू करके, बॉडी को पार्क करके, हाँ अभी आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा बॉडी को पार्क करके, नहीं, लेकिन मैं तो आत्मा हूं ना, ये मेरी बॉडी है, ठीक है। तो बॉडी को पार्क करके मैं आत्मा इस शरीर से उड़ी और ऊपर परमात्मा की गोदी में। कल हम और जानेंगे कल के सेशन में कि आत्मा का एक्चुअली परमानेंट एड्रेस क्या है, आत्मा का घर कौन सा है, उसके बारे में भी कल जानेंगे। ठीक है। तो रोज आपको नई नई बातें पता लगेंगी, और एक चैप्टर दूसरे से कनेक्टेड है, तो किसी भी चैप्टर को मिस नहीं करिएगा। और जितने उमंग उत्साह से, खुशी से, कैमरा खोल के आप बैठे हैं, ऐसे ही अटेंशन से सुनते रहिए, नोट्स बनाइए। बिलीव मी, आप अगर ये होमवर्क करेंगे, आपकी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। बहुत सारे मैसेजेस, कईयों के क्वेश्चंस ये भी आए हैं मुझे कि सब कुछ समझते भी ओवर थिंकिंग बहुत चलती है, क्योंकि समझ एक चीज है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए ताकत चाहिए होती है। तो जो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इससे आपकी वो ताकत बिल्ड होगी। आप मुझ पर विश्वास कीजिए एक बार, और जब आपका वो अनुभव बन जाएगा, तो अनुभव के आगे तो कोई अथॉरिटी नहीं होती। क्लियर है सब कुछ? क्लियर है? चलिए, आप थोड़ी देर 5 मिनट हम मेडिटेशन करते हैं। आप में से जिन्होंने हमारा अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी है, तो चैट बॉक्स में उसका लिंक दिया जा रहा है, प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिए।
क्योंकि जो भी हमारे रिकॉर्डिंग्स हैं, हमारे रोज के मैसेजेस हैं, वो हम ग्रुप पर ही डालते हैं। ठीक है, तो आपको वो सारा कंटेंट भी मिलेगा जो आपको, जिसके अनुसार आपको होमवर्क करना है। ठीक है, तो आप प्लीज उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मोस्टली तो आप हैं ही। और आप जब ज्वाइन करते हैं, वैसे तो अधिकतर सबने अपने नाम से ही ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन किसी किसी का VOV2025 लिखा है और किसी का रेड MI लिखा है। तो आप अपने नाम से ज्वाइन करें तो ज्यादा अच्छा है। ओम शांति। चलिए चलते हैं, कुछ देर के लिए अपने आप से बातें करते हैं। ओम शांति। गहरी लंबी सांस लीजिए। पॉजिटिविटी को इनहेल करते हुए धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। बॉडी को रिलैक्स करें। अपना ध्यान मस्तक के बीच में लेकर जाएं। आज मुझे खुद से मिलने का मौका मिला, खुद की पहचान मिली। आज दिन तक यही समझा कि मैं जैसे शीशे में दिखाई देती हूँ, वही मेरा रूप है। लेकिन नहीं, ये तो मेरा शरीर है। अपने आप को शीशे के सामने देखिए। मन से विजुअलाइज कीजिए कि आप शीशे के सामने खड़े हैं। जैसे सुबह तैयार होकर खुद को आईने में देखते हैं, उसी तरीके से खुद को देखें। आपके बाल, आपका चेहरा सब ठीक ठाक है। अब ध्यान दीजिए शीशे में अपनी तस्वीर में, मस्तक के बीच में जहां तिलक लगाते हैं, वहां एक छोटा सा सितारा चमक रहा है। विजुअलाइज करें उस सितारे को। अंदर मस्तिष्क के बीच में, भ्रिकुटी के मध्य, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं ये शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली कॉन्शियस लाइट, चैतन्य प्रकाश स्वरूप आत्मा हूं। एक दिव्य सितारा रूप में डिवाइन एनर्जी हूं। अपना ध्यान ले जाए उस चमकते हुए सितारे पर। जैसे एक अंधेरे कमरे में ऊपर में बल्ब चल रहा हो, ऐसे इस शरीर रूपी कमरे में ऊपर में दिव्य प्रकाश स्वरूप में आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, इस शरीर में चैतन्यता, कॉन्शियसनेस मेरे रहने से ही है। ये शरीर तो जड़ है, मैं आत्मा ही वो शक्ति हूं जो सोचती हूं, महसूस करती हूं, इन आंखों से देखती हूं, इन कानों से सुनती हूं, इस मुख से बोलती हूं, इन हाथों से कार्य करती हूं। मैं इन आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन
आज जो मुझे स्वयं की पहचान मिली, समझ मिली, उस समझ के आधार से, अपनी बुद्धि के नेत्र से मैं खुद को देख पा रही हूँ। मैं प्रकाश पुंज, दिव्य सितारा, मैं अपने मन से सदा श्रेष्ठ संकल्प करती हूँ। मन मेरी बहुत बड़ी शक्ति है। मेरी बुद्धि, जिसमें मैं रोज ज्ञान का बीज बो रही हूँ, परमात्मा ज्ञान धारण कर रही हूँ। हर दिन के साथ मेरी बुद्धि में समझ आ रही है। स्वयं के विषय में मेरी बुद्धि शक्तिशाली होती जा रही है। मैंने अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा की है, मुझे अपनी बुद्धि में कुछ भी ऐसा नहीं लेना जो मेरे मन को डिस्टर्ब करे, जो अंदर हलचल पैदा करे। ये मेरा डिसीजन है। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। मैं डिसाइड करती हूँ मुझे क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या अंदर में स्वीकार करना है। इस नॉलेज के साथ कि मैं कंट्रोलर हूं, मेरे पास डिसीजन पावर है, मेरे पास चॉइस करने की पावर है। मैं इस पावर को सही ढंग से यूज करती हूँ। आई मेक राइट डिसीजंस, और उन सही डिसीजंस के आधार से मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है। डे बाय डे मेरे संस्कारों में भी परिवर्तन आ रहा है। मैंने जो एक कोर्स ज्वाइन किया है, इससे एक अलग प्रकार की पॉजिटिविटी महसूस हो रही है, और इसको मैं दृढ़ता से, डिसिप्लिन के साथ, रेगुलरिटी से पूरे कोर्स को, जो इसकी विधि है, उस रूप से अपने जीवन में अप्लाई करूंगी, प्रैक्टिस करूंगी। ये मेरा खुद के साथ प्रॉमिस है। मैं इस शरीर रूपी गाड़ी की मालिक हूं। इन कर्मेंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म करती हूँ। ध्यान रखती हूँ किसी के साथ मेरा टकराव ना हो। हर कर्म करते खुद को न्यारा महसूस करती हूँ। मैं आत्मा और ये मेरा शरीर। परमात्मा का दिल से धन्यवाद है, जिन्होंने हमें ये ज्ञान प्रकाश दिया। थैंक यू। ओम शांति शांति शांति। ये दोनों हाथ रब करके अपने मस्तक पर लगाएं और स्वयं से कहें, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे जैसा भाग्य किसी का नहीं। ठीक है। सो आई होप आप इस पॉजिटिविटी को सिर्फ कह नहीं रहे, लेकिन अंदर
महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो कल हम मिलेंगे और आप इस होमवर्क को जरूर कीजिएगा, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करते रहिएगा। थैंक यू। ओम शांति।